क्वेश्चन है जो आजकल बड़े फेमस रहते हैं, आपको इन क्वेश्चन को करना चाहिए। एक एक सेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक जो क्वेश्चन देख रहे हो वो सब के सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। पेपर, कॉटन क्लॉथ, प्लास्टिक, वेजिटेबल पील्स। क्या है राइट आंसर? सही से बताइए राइट आंसर का नाम इसमें। क्या पेपर बायोडिग्रेडेबल है? पेपर गल जाता है, खत्म हो जाता है, आपने देखा होगा, डिग्रेड हो जाता है। वही याद करो, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज हो जाता है। आपने कभी देखा है कोई कुत्ता वगैरह रोड पे अगर मर जाए या कोई जानवर मर जाए तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज स्टेट में पहुंच जाता है। प्लास्टिक, कॉटन क्लॉथ, कॉटन भी अगर छोड़ दोगे सड़ जाएगा। क्या प्लास्टिक जो है ये गलता है? आप किसी प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा उसको 10 दिन छोड़ करके देखो, 1 साल छोड़ करके देखो, जहाँ रहते हो वहाँ 10 साल छोड़ करके देखो, वो कभी डिग्रेड होगा ही नहीं। यही चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोजर? निम्न में से कौन सा जीव अपघटक है? ग्रास, अर्थवर्म्स, गोट, लायन। बताइए जरा, इसमें राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन डीकम्पोजर्स है? ग्रास है क्या डीकम्पोजर्स? अर्थवर्म है क्या डीकम्पोजर्स? गोट है क्या डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया, अर्थवर्म, केचुआ, यही सब आता है। राइट आंसर इज अर्थवर्म। क्लियर हो गया ये चीज? आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जो क्वेश्चन जरूरी हैं उसको किस फॉर्म में। डीकम्पोजर्स में और भी चीजें आती हैं, वायरस बैक्टीरिया भी आएगा, लेकिन आपको डीकम्पोजर्स का एक एग्जांपल समझा देता हूँ। आपने देखा हो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं पेड़ से, वो एक गड्ढे में जमा हो रहे हैं, और वो ऑटोमेटिक देखते हो कोई कीड़ा आता है उसको काटना शुरू करता है, कोई उसको गलाना शुरू करता है, कोई उसको सड़ाना शुरू करता है, वो महक उठाता है, वो पूरा खाद बन जाता है। कई बार जो वर्मी कंपोस्ट की टेक्नोलॉजी है वो सब के बारे में आप पढ़ते हो तो वो उसी टेक्निक पे डिपेंड करता है। तो अर्थवर्म केचुआ को कहते हैं। अलग अलग तरीके के केचुए होते हैं ना। समाज में भी कई तरीके के धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से केचुए होते हैं। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई ग्रीन प्लांट इज अप्रोक्सीमेटली, हरित पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? आपको ये अभी क्वेश्चन डायरेक्ट मिला था, चैप्टर में भी हमने पढ़ा। ये कहने का मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सौर ऊर्जा का कितना परसेंट कैप्चर करते हैं? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग, मैं देख रहा हूं आंसर। किसी भी व्यक्ति को बिना झिझक ये चीज का जवाब देना है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको यही नहीं पता कि बी एल एल बी और बी एल एल बी में क्या अंतर है। थोड़ा सा ये मुझे अजीब लगा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई बी एल एल बी कहाँ हो सकता है और बी एल एल बी कहाँ नहीं हो सकता है। चलिए बताइए जल्दी से। तो आपको बता दें ये 1% है। लगभग सौर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा की ये 1% ही प्लांट के द्वारा कैप्चर किया जाता है। सौर ऊर्जा समझ रहे हो, सोलर एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी को हमारे घर में फोटोवोल्टिक सेल से ले आते हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, पहले बैटरी में जाता है डीसी में, यहाँ ये स्टोर होता है। डायरेक्ट करंट और एक्टिव करंट दोनों पढ़ा है ना? चलिए, तो ये सिर्फ 1% है। ठीक है, सबके आंसर मैं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? कौन सा ऐसा गैस है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन पे के लिए जिम्मेदार है? CO2,
ठीक है, CH4, CFC, O2। मैंने आपको O2 का बताया था। O2 देखो आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन यही O2 में एक और O आ जाए तो ओजोन हो जा रहा है और ये O3 हो जा रहा है, जो एक डेडली पॉइजन है। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि अनावश्यक, बेकार, फालतू, जीवन का ये सीख है। ठीक है, जीवन का ये एक सीख है, याद रखिएगा कि अगर कोई भी अनावश्यक काम में आप लगे हो जो आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं, मत करो उसे। बहुत बार होता है, लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हम भी फंस जाते हैं, आप भी फंस जाते हो, सोचते हो कि अरे चलो ना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि उस काम से आपको फ़ायदा हो, ये याद रखिएगा, वो आपको नुकसान ही करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, ये ही राइट आंसर इसमें होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है ओजोन इज फॉर्म्ड। ओजोन जो है, ओजोन परत का निर्माण अगर हम जाने तो किस लेवल पे होता है, जल्द से जल्द बताइए। ओजोन परत का निर्माण, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? राइट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर पे होगा क्या? ओजोन का जो लेयर होता है ना, ये कौन से लेयर पे, यानी कौन से उसमें होता है, स्ट्रेटो में होता है, थर्मो, मेसो। तो सबसे नीचे कौन सा होगा आपको, उसके ऊपर कौन सा होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा? क्या आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर पता होते हैं? नहीं पता होते हैं। तो ये जान लो सीधा राइट आंसर इसका क्या होगा, स्ट्रेटो में या ट्रोपो में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, लेकिन आपको खुद ब खुद इसको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कल हमने आई थिंक इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया है, आपने किया होगा, पिछले ही क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अब क्लासेस की नंबरिंग दे दिया करूँगा। आई थिंक 12 क्लासेज हो चुके हैं, और आप ज़रूर करिए इसको, क्योंकि ये बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आप इसको छोड़ते हो तो एक वो चीज़ मिस करो, मेन सब्जेक्ट होता है ना, उसको आप मिस करो, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है। बताइए जल्दी से। तो ये ओजोन का लेयर जो है, ये कहाँ आता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, और यही अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं आने देता है धरती पे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ग्रास, रैबिट, फॉक्स, टाइगर? बताइए कौन सा है, कौन सा है? ये है रैबिट। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? यस। तो आपको ये ध्यान रखना है, रैबिट इज द राइट आंसर। ये प्राइमरी कंज्यूमर है। अब क्यों है भाई? घास तो प्रोड्यूसर हो गया, अब खरगोश खाएगा, उसके बाद इस खरगोश को लोमड़ी खाएगा, लोमड़ी के बाद इसको टाइगर खा जाएगा, लकड़बग्घा जिसको कहते हैं। रैबिट इज द राइट आंसर। अगले पे आते हैं। इन अ फूड चेन द एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, उसको क्या कहेंगे? इक्वल, दोगुनी, 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल, या 100%? बताओ कौन सा लेवल यूज होता है एनर्जी में? अगर हम देखें तो, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो कौन से लेवल पे क्या यूज होता है? सोचो आप। सॉरी सॉरी, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड। आपने देखा होगा खाद्य श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन है उसको क्या कहते हैं? दो चीज़ याद रखना है आपको, एक और नोमेनक्लेचर है, मैं बता दूंगा आपको। बायो कंट्रोल, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रिडक्शन। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है बायो मैग्निफिकेशन। ये मैग्नीफाई होता है। क्या होता है ये?
क्या होता है बताइए जरा, ये मैग्नीफाई होता है, क्लियरली आपको ध्यान रखना है, ये मैग्नीफाई यानी कि जमा होकर के जमा हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला है विच ऑफ दिस हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स, डीकम्पोजर्स। रिसाइकल करने में कौन हेल्प करता है? रिसाइकल का मतलब आप लोग समझते हो? रिसाइकल करने में कौन सा हेल्प करता है बताइए। डीकम्पोजर्स होते हैं, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। अगला है द मैक्सिमम एनर्जी इन फूड चेन इज अवेलेबल ऑफ, खाद्य श्रृंखला में मैक्सिमम एनर्जी किस स्तर पे होता है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्रोड्यूसर या डीकम्पोजर, किस लेवल पे होता है मैक्सिमम एनर्जी? सोच के देखो आप, मैक्सिमम एनर्जी आप जो सोचते हो ना वो कहाँ होता है? तो 10% ही तो जाता है अगले में, तो सबसे ज़्यादा भाई प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ना। ये चीज़ें समझ गए तो एक बार ठोको लाइक और आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो जरा, है ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप करते हो, तब नहीं करोगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अब तक जनरल साइंस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जनरल साइंस कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। अभी इस सीजन की 2 वीडियो मैम की आ चुकी हैं जनरल साइंस की, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों एक एक चैप्टर आज करवाने वाली है मैम। आइएगा दे दनादन, मैम की और मेरी क्लासेस मिल करके कर लो, आपका सारा कुछ हो जाएगा। ये वाला क्लास मन से कर लो, मैं तरीके भी बता रहा हूँ, मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी से कर नहीं पाओगे, वो फालतूबाजी है। पीजी वाले एग्जाम में आप जा करके देखो, इकोसिस्टम से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोड्यूसर कौन कौन है इसमें बताइए, कौन सा खाद्य श्रृंखला के उत्पादक है? अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये लायन, ग्रास, स्नेक और ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। ग्रास ये आपका प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स? वाटर, सॉयल, सनलाइट, एयर, क्या इसमें मेन है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? वाटर, सॉयल, सनलाइट या हवा? राइट आंसर क्या है? सनलाइट। इन सब के लिए अगर सनलाइट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आप कैसे कह रहे हो? आप मान लो सॉयल है, लेकिन सनलाइट अगर 1 सप्ताह नहीं निकला, कोई भी पौधा ग्रो नहीं करेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको ये लग रहा है, सनलाइट अति आवश्यक चीज़ है, वो नहीं रहेगा तब पता चलेगा, अभी तो है तो नहीं पता चलता। नेक्स्ट लेवल के कुछ क्वेश्चन आते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन? फूड चेन और फूड वेब, इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। अक्सर बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते हैं फूड चेन कहाँ है, उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में एक, फूड चेन अलग है, फूड वेब अलग है। वेब समझ लो, वेब मतलब जाल होता है, जो आप घर में मच्छरदानी लगाते हो वो जाल होता है। ये है फूड चेन, यहाँ पेड़ है, उसको हिरन खाया, हिरन को शेर खाया। यही एक पौधा है जिसको टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को ये वल्चर खा गया। तो ये अलग अलग फूड चेन है, लेकिन ये सब एक दूसरे को मिक्स हो जाए अगर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये फूड वेव भी आपको हो सकता है नहीं आ रहा होगा, तो फूड वेव आप यहाँ से देख सकते हो। देखो एक ये चूहा है जिसको रैबिट भी खा सकता है, जिसको नेवला भी खा सकता है, जिसको बिल्ली भी खा सकती है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे कीट हैं जिसको कौवा भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है। तो एक ही फूड चेन जब अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग इसको खाने लगे तो फूड वेव हो जाता है, वो जाल हो जाता है। समझ में आ गया? हिंदी में तो जाल लिखता भी है, आप समझ लो आप। तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होते हैं। इन अ फूड वेव एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा एनिमल है जो पौधा को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सोचो। हर्बीवोर कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं बताइए जरा।
उसको कहते हैं, खा जाता है, उसको कहते हैं कार्निवोर। ठीक है, क्लियर है। हर्बीवोर, देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवीण सहनी, कोई बात नहीं है, आप ये ना सोचो हीरे की दुकान पे सिंगल बायर ही जाता है और हीरा का दुकान हर किसी के पास है भी नहीं। ठीक है, तो तरीके से पढ़ो, जो बढ़िया पढ़ाते हैं वही पढ़ो। ये फालतू के कुकर मुत्ते की तरह तो बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, तो उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आप समझो कि जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा रहा है उसको कार्निवोर कहते हैं, सर्वाहारी। वो सर्वाहारी की कैटेगरी में है। ठीक है, डिकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स कौन कौन है इसमें बताइएगा, दे दनादन। अच्छा, हो सकता है आपका स्लो मोड ऑन है, इस वजह से दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। नहीं, आपके दिमाग में कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो, कोई वो नहीं है। मैसेज को रिट्रैक्ट नहीं करो आप लोग। ठीक है, आ जाओ, डिकम्पोजर्स लाइक फंगी। हाँ, एक ही कमेंट जा रहा है, नहीं हटा दिया मैंने, हटा दिया, सॉरी फॉर दैट। वो लग गया था, बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगता है ना, तो इस वजह से लगाया था। डिकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि वो डेड एनिमल को खा जाते हैं, सोलर एनर्जी केमिकल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंज्यूम। आराम से पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिकम्पोजर्स लाइक फंगी। तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन ऑफ द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो भी सी बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। डिकम्पोजर्स में कौन कौन से आते हैं, कोई आपने लिस्ट देखा है? थोड़ा सा, पूरा कमेंट नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है? अभी जरा बताओ, डिकम्पोजर्स, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स कोई बता सकता है? एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स कौन कौन होता है? बैक्टीरिया तो पहले होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हो सकता है? अर्थवर्म आपने देखा ही होगा, जो जमीन में रहते हैं, कीड़ा। ठीक है, फंगी लिख लो, मशरूम्स, मोल्ड्स। ठीक है, बैक्टीरिया मैंने लिख दिया पहले, ब्रेक डाउन डेड प्लांट ये करते हैं। एक्टिनोमिसाइड्स होते हैं, और इंसेक्ट और लार्वा भी जिनमें होता है उनमें भी होते हैं। इतने सारे चीज़ होते हैं इसमें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर? कौन कौन होगा इसमें टर्शियरी लेवल का? अभी मैंने दिखाया भी आपको, जरा दे दनादन राइट आंसर बताइए फटाक से। अभी दिख रहा है? डी, 6 नंबर का राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें ईगल जो होगा ये टर्शियरी लेवल पे, क्योंकि ईगल सबको खा जाता है। और एक खाद्य श्रृंखला जो है इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है? क्या लगता है आपको, कहाँ से वो स्टार्ट होता है? कोई भी खाद्य श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?
बताइए जरा कहाँ से शुरू हो रहा है कोई भी खाद्य श्रृंखला, आपको भी तो अंदाजा होना चाहिए, है ना। प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, यही से स्टार्ट होता है, ग्रास, पेड़ पौधे, ये सब इसी के टाइप हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंट फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया है। फूड वेब का मैं चाहता हूं कि आप प्रवीण सहनी, क्या प्रवीण आपने बाकी के प्लेलिस्ट कर लिए हैं क्या अभी तक के, और जो प्लेलिस्ट हैं हमारे कितने लोगों ने कर लिए हैं, शायद मुझे देखना पड़ेगा। उसमें टोटल जो वीडियोज़ हैं ना, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। ये वीडियो लैग नहीं कर रहा है ना, 15 वीडियो आ चुका है, सोचो आप, अभी एक लाइव लेकर के 15 है टोटल, और काफ़ी बच्चे इसको कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सीक्रेट मैंने बताया है कि कैसे आपको इन्वायरमेंट लिटरेसी में टॉप करना है, लेकिन आप उसको कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज आया था, वो भी बहुत बच्चों ने किया था। तो इन्वायरमेंट लिटरेसी में एकदम लीड लेना है, और जितना ज़्यादा आप कर पाओगे वो आपके लिए बेहतर होगा, यही एक उपाय है जिससे आप सफलता पाओगे, और कोई उपाय नहीं है। आप अगर आप सोच रहे हो नहीं बिना पढ़े हम बाजी मार लें, तो फिर आप 1 साल के बाद बाजी मारोगे, अभी नहीं मारने वाले हो, ठीक है। चलिए, हाँ जी। अच्छा, इन्वायरमेंट साइंस का क्लास अभी मैम का होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज आपकी पहली क्लास देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास आखिरी क्लास क्या होती है। अभी मैं शुरू करूँगा इन्वायरमेंट साइंस की कुछ क्लासेज, लाइक केमिस्ट्री मैं स्टार्ट करता हूँ। तब तक पहले आप 10 20 30 क्वेश्चन पहले कर लो ना, फिर इसको करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन जब होगा तभी इसको कहेंगे वेब। 8 का राइट आंसर बी। 9, व्हाट हैपेंस इफ द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इन फूड चेन डिक्रीजेस। बताओ क्या होगा, हर्बीवोर्स का खत्म हो जाए, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए, क्या करोगे आप। हर्बीवोर कौन होता है। सोच के बताओ आप, आपका सोच आपको बनाता है, सोच में आप जो सोच लोगे वही बन जाओगे, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो फूड चेन में क्या होगा, यदि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों की संख्या घट जाती है, सोचो शाकाहारी ही घट जाए, जहाँ पे घास है वहाँ घास नहीं रहे, तो क्या होगा, गाय खाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हर्बीवोर घट जाएगा या कार्निवोर घट जाएगा। अगर जो गाय हैं, या आप समझ लो हिरन की बात हो रही है, उसकी संख्या घट जाए तो शेर भी घटने लगेंगे। राइट आंसर इज, अगर घास घट जाए तो हिरन घटेगा, लेकिन घास तो यहाँ घट नहीं रहा, हर्बीवोर जो शाकाहारी जीव हैं वो घट रहे हैं, तो कार्निवोर घट जाएंगे। कुछ समझ आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें, 10 नंबर, आ जाओ जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना भी है।
चलो, ये हो गया। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर या सैटेलाइट? सैटेलाइट हमारा इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? वाटर, सॉइल, एयर या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए क्या है बेसिक कंपोनेंट। चलो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था जिस वजह से मैं थोड़ा, हाँ, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा बताइए? ये सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? इनमें से कौन सा जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है?
सनलाइट, प्लांट, सॉयल या वाटर। बायोटिक और अबायोटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जरा कोई भी आदमी बता दे हमें कि हाँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बायोटिक एंड अबायोटिक का। उससे दिक्कत नहीं है, समझ में आती है सारे क्वेश्चन। तो इसमें बायोटिक में प्लांट आ जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम आपके जनरल साइंस की तरफ, ठीक है ना। हाँ जी, जनरल साइंस में आपने देखा होगा केमिस्ट्री तो मैम पढ़ा रही हैं, तो मैं फिजिक्स आज स्टार्ट करता हूँ और केमिस्ट्री एंड बायो वो मैम करेंगी, ठीक है ना। ओके ओके, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री पढ़ोगे, चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ई बुक है हमारी पूरी, जहाँ हमने छोड़ा था, मतलब लास्ट चैप्टर किया था उसी के आगे करेंगे। जैसे आप देखोगे कौन सा यौगिक जो है ये विच इज़ नॉट अ लुईस एसिड, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि मैम की अलग से क्लास होगी, मेरी अभी बात हुई थी मैम से, वही मैं गया था, तो आपको जब अलग से क्लास होगी तो आपको परेशान नहीं होना है, एक एक चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो में से कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? तो ये सी है, NH3। निम्न में से कौन सा एक यौगिक एसिड नहीं है? तो ये NH3 हो गया। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है कि नहीं? ये सवाल थोड़ा हिंदी में अजीब हो जा रहा है। वाट इज ए गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट, बिकॉज उसका क्वथनांक कुछ है, उसका विधु क्या है भाई, हाई डाइपोल मूवमेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट है। सोचो, गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट क्यों होता है? राइट आंसर इज यही है, हाई डाइपोल मूवमेंट इसमें होता है। केमिकल फार्मूला हेवी वाटर का क्या होता है? याद रखना, हेवी वाटर का D2O रट ही लो आप लोग, D2O। नॉर्मल वाटर का H2O होता है और हेवी वाटर का D2O होता है। हेवी वाटर का यूज भी पूछा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन ये रह गए थे, दो तीन ही हैं, बहुत नहीं है, तो D2O होता है। 39 अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य वसा अम्ल यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैटी एसिड। 39 का स्टीयरिक एसिड, लियोलिनिक एसिड, लियोनाइलिक एसिड, एरिकिडोनिक, क्या है, अराकिडोनिक, तो ये हो जाएगा सिएटेरिक एसिड, ठीक है, स्टीयरिक एसिड।
राइट। दो दिए हुए हैं, आप देखिए स्टेटमेंट 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करिए और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। क्योंकि स्टेटमेंट है इसके लिए आपको बहुत टाइम देते हैं। 41 एंड 42 जल्दी से बताइएगा। आयोडाइज साल्ट में क्या होता है? मुक्त आयोडीन होता है। ठीक है, तो मुक्त आयोडीन का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोग आयोडीन को जानते हो? आयोडीन खाते हो? सभी लोग यूज़ करते हो? कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं? और एंटासिड क्या होते हैं? दो क्वेश्चन मैंने एक ही साथ दिया था ताकि आप बेहतरीन तरीके से कर पाओ। 41 का राइट आंसर कर लो आप। डी होता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है ना, हमारे आयोडीन में होता है ये। ठीक है, और एंटासिड जो होंगे 42, उसका राइट आंसर होगा। ये बेस होते हैं एंटासिड, जो हमें जब पेट में ऐसे अजीब डकार आने लगती है तो देते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको कर लेना चाहिए, एक चैप्टर हम अभी करवाएंगे। ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में क्या क्या सवाल हैं देख लो आप। इनमें से कौन सी गैस को नोबल गैस कहते हैं? नोबल गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन, नियॉन। राइट आंसर बताना है, बहुत मुश्किल नहीं है। दे दनादन ये सब क्वेश्चन होगा। आर्गन को नोबल गैस कहते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा ये लाल वाला बल्ब जो आता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? अभी आएगा क्वेश्चन। तो आर्गन इज द वेरी राइट आंसर। वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे दुर्लभ गैस जो मिलेगा ही नहीं, तो वो है आर्गन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जब बढ़ोगे आप तो आर्गन भी आगे मिलता है। निम्न से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? और आर्गन, नियॉन, जेनॉन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जेनॉन को। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स बिकॉज डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। ठीक है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्र हाइड्रोजन क्यों, मतलब हवा नहीं भरा जाता? आप सोचो, हाइड्रोजन भर दिया जाता है एरोप्लेन के टायर्स में, क्या कारण होता है? तो ये राइट आंसर इस वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारे में ऑक्सीजन भरते हैं, मीथेन भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? राइट आंसर इज हीलियम भरते हैं। ठीक है, मौसम की जो जानकारी के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं ना, उसमें हीलियम भरे होते हैं। हीलियम बहुत हल्का होता है, बहुत तेजी से ये ऊपर जाता है। अब निम्नलिखित में से नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन या कोई और? हीलियम आर्गन तो पाया जाता है। रेडॉन, रेडॉन को आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते हो, ये रिएक्टिव रिएक्शन होकर के जन्म होता है इसका, ऐसे हवा में खुले मुक्त रूप से नहीं होता है। निम्न में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर? आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन? बताइए। तो यही राइट आंसर है, रेडॉन जो है वो मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? विच गैस इज कॉल्ड नोबल गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन? राइट आंसर इज नोबल गैस किसको कहते हैं? नोबल प्राइज नहीं है ये मत समझ लें कि नोबल प्राइज है, ये हीलियम है, इसको ही कहते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम नहीं होती, पूछा जा रहा है।
इनमें कौन सी नोबल गैस नहीं है? 9 का राइट आंसर बताइए। रेडॉन इज द राइट आंसर। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टीजमेंट। जो आप देखते हो ना, लाइट दे दनादन जलता है, उसमें कौन सी गैस यूज होती है? नियॉन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो 10 का डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? द गैस इज इम्प्लॉयड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। जो गोताखोर पानी में अंदर जाते हैं उनमें कौन सा गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम लगाते हैं, नहीं तो उनके प्रेशर से फट जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? पहले आता था, अब ट्यूबलाइट तो खैर वो एलईडी बल्ब वाले होते हैं, लेकिन आप बताओ इसको। एकदम लो प्रेशर पे भरी जाती है ये गैस, पहले भरी जाती थी, अब तो ये कंपनियों ने बंद कर दिया। नियॉन और मरकरी वेपर भरते थे। आप सोचो, उसको तोड़ने पे मरकरी जब टूटता था तो मरकरी का वेपर निकलता था, इतना जहरीला है वो, लेकिन भरा जाता था, बहुत लो प्रेशर रहता था। और अगला है, निम्न से कौन सा सामान्य प्रशीतक है, यानी कॉमन रेफ्रिजरेंट है? नियॉन, फ्रीऑन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चा ये बता पाएगा उसको मिलेगा आज मैन ऑफ द क्लास का अवार्ड, ठीक है ना। मैन ऑफ द क्लास का अवार्ड यूं ही सबको नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच।